सबसे पहले आप ये क्लास 12 का आरबीओ चैप्टर, इसमें आप जानते हैं कि आरबीओ समझने के लिए आपको उसमें जो मुख्य शब्द होते हैं उसके डिफिनेशन काफ़ी ज़रूरी होते हैं। यदि वो डिफिनेशन एक एक करके बच्चे लोग अध्ययन कर लेते हैं तो उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रॉब्लम बनाना कोई कठिन बात नहीं है। इसीलिए हम एक एक करके पहले हम सभी का परिभाषा तैयारी कर लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम लाएंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका अध्याय का नाम है आरबीओ। तो आरबीओ क्या चीज़ है? आरबीओ कहते किसे हैं? तो आरबीओ जो है संख्याओं या फलों का एक आयताकार क्रम विन्यास को ही आरबीओ कहते हैं। आयताकार देखिए, तो ये आपका आयताकार है, तो इसमें आपका यदि संख्या है, कभी आपको दे देगा x, x², x³ y, वो फलन हो जाएगा। ये भी हम संख्या लेकर के हैं, तो ये आयताकार के रूप में भी है, ये हम आरबीओ के रूप में इसे जानते हैं। आरबीओ कितने प्रकार के होता है? आरबीओ निम्न प्रकार के होता है। पहला है स्तंभ आरबीओ, जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा पंक्ति आरबीओ, रो मैट्रिक्स। तीसरा वर्ग आरबीओ, स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा है ये विकर्ण आरबीओ, डायगोनल मैट्रिक्स। अदिश आरबीओ, स्केलर मैट्रिक्स। तत्समक आरबीओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। शून्य आरबीओ, जीरो मैट्रिक्स। ये क्या चीज होता है ये सभी मैट्रिक्स, उसके लिए एक एक करके हम परिभाषा समझा रहे हैं। जो भी कोई विद्यार्थी ये समझ जाएंगे, अध्ययन कर लेंगे, तो प्रॉब्लम को आराम से बनाएंगे। जैसे पहला आपका है स्तंभ आरबीओ, कॉलम मैट्रिक्स। जिस आरबीओ में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आरबीओ कहते हैं। जैसे देखिए, स्तंभ जितने भी होते हैं वो लंबवत रूप में जो खड़े होते हैं वो सब स्तंभ होते हैं। इसमें एक ही स्तंभ है, एक ही खड़ा है लंबवत रूप में, ये एक ही स्तंभ हुआ, इसीलिए स्तंभ आरबीओ। पंक्ति आरबीओ, रो मैट्रिक्स, जिस आरबीओ में केवल एक पंक्ति होता है। पंक्ति होता है अवयवों को क्षैतिज रूप में लिखते हैं। देखिए क्षैतिज रूप में है, इसको हम पंक्ति कहेंगे, उसे पंक्ति आरबीओ कहते हैं। एक ही पंक्ति है, ये दूसरा लाइन रहता, दूसरा पंक्ति था, तीसरा पंक्ति था, चौथा पंक्ति था, लेकिन इसमें मात्र एक ही पंक्ति है, तो एक पंक्ति वाले को पंक्ति आरबीओ कहते हैं। वर्ग आरबीओ, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस आरबीओ में पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आरबीओ कहते हैं। जैसे पंक्ति हमारा हुआ 1, 2, 3, स्तंभ हो जाएगा 1, 2, 3। स्तंभ और पंक्ति दोनों का दोनों हमारा बराबर है, इसीलिए हम इसको वर्ग आरबीओ कहेंगे। विकर्ण आरबीओ, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आरबीओ, डायगोनल मैट्रिक्स वैसा वर्ग आरबीओ जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, उस आरबीओ को विकर्ण आरबीओ कहते हैं। जैसे क्या हमने यहाँ परिभाषा का वर्ग, वैसा वर्ग, वर्ग मतलब होता है यानी उसकी चारों ओर की भुजा बराबर, यानी इसमें वो नहीं कहलाएगा, इसमें वो कहलाएगा कि स्तंभ और पंक्ति बराबर होना चाहिए। स्तंभ की जो संख्या है, पंक्ति की संख्या दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसे आरबीओ को विकर्ण आरबीओ कहते हैं। जैसे इसमें दो पंक्ति है, 1, 2, स्तंभ भी है 1, 2, इसे हम कहेंगे वर्ग आरबीओ। दूसरा उदाहरण लीजिए, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 पंक्ति भी है, 3 स्तंभ भी है, इसीलिए हम इसको वर्ग आरबीओ कहते हैं। तो इसके जो विकर्ण है देखिए, इसको छोड़ करके इससे सब्जेक्ट 0 है। ये विकर्ण देखिए 3, 2, 4, ये विकर्ण कहलाता है। अस्सी सब्जेक्ट देखिए सबका सब 0 है, इसीलिए उसको हम कहते हैं विकर्ण आरबीओ यानी डायगोनल मैट्रिक्स। अदिश आरबीओ, स्केलर मैट्रिक्स, वैसा वर्ग आरबीओ जिसके विकर्ण के अवयव समान हो, कुछ भी हो लेकिन एक ही जैसा हो, समान हो, उस आरबीओ को अदिश आरबीओ कहते हैं। जैसे मैट्रिक्स का हम नाम ए ले लिए अपने मन से, आप भी कुछ भी ले सकते हैं नाम,
3 3 3। देखिए विकर्ण जो भी है बराबर है और शेष अवयव 0 है, लेकिन विकर्ण का अवयव है बराबर है। इसमें विकर्ण का अवयव बराबर नहीं भी रहता है विकर्ण आव्यूह में, लेकिन अदिश आव्यूह में निश्चित है कि विकर्ण के जितने भी अवयव होंगे वो सभी समान होगा, शेष अवयव 0 होगा। तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, सिर्फ एक के अलावा दूसरा कोई अवयव नहीं हो सकता है, जिसको हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। वैसा वर्ग आव्यूह, वर्ग मतलब समझा कीजिए जितने पंक्ति उतने स्तंभ, वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे a बराबर a 0 0 है, फिर 0 1 0 0 0 1, इसका विकर्ण देखिए तो सिर्फ एक है, सिर्फ एक। जितना भी हम वर्ग आव्यूह लेंगे तो उसका हमेशा विकर्ण एक ही होगा। शून्य आव्यूह 0 मैट्रिक्स जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, उस आव्यूह को शून्य आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो उस आव्यूह को शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए ये बराबर हम मैट्रिक्स का नाम लिए हैं और सभी का सभी अवयव देखिए शून्य। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स में आव्यूह चैप्टर में ये जितने भी परिभाषा है यदि याद कर लें और थोड़ा सा इस पर फोकस डाल देंगे, ये जानकारी हो गया तो उन बच्चों के लिए हमारे आव्यूह चैप्टर पूर्णतः आसान हो जाएगा। जैसे ये सबसे बड़ी चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें। हाँ, तो ये हम मान लीजिए आपके लिए एक आव्यूह लेकर के आए हैं, इसमें ही सभी बातें छुपी हुई हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका क्या मीनिंग होता है? तो ये जो शुरू वाला हमेशा कहलाता है ये पंक्ति कहलाता है, ये पहला पंक्ति हुआ, इससे हम समझ जाएंगे ये पहला पंक्ति हुआ। और ये जो कहलाता है बाद वाले जो लिखा हुआ था ये सब स्तंभ होता है। तो ये पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ, ये तीसरा स्तंभ हुआ। देखिए तो 1 1 1 ये पहला स्तंभ हुआ, 2 2 2 ये दूसरा स्तंभ हुआ, ये 3 3 3 ये तीसरा स्तंभ हुआ। अब पहले वाले को हम कहते हैं पंक्ति, ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है, ये तीसरा पंक्ति है। देखिए तो इसके सामने सामने हम लिख दिए हैं तीर का निशान देकर, पहला पंक्ति, ये है दूसरा पंक्ति, ये है तीसरा पंक्ति। तो ये भी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। लंबवत रूप में जो रहता है उसको स्तंभ कहते हैं, क्षैतिज रूप में जो रहता है उसको पंक्ति कहते हैं। एक हमारा इंपॉर्टेंट होता है कोटि। कोटि के जो फार्मूला होता है वो अच्छी तरह से जान लें। पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, पहले हम पंक्ति लिखते हैं उसके बाद स्तंभ लिखते हैं। यदि इसमें कोई पूछे कितने पंक्ति हैं तो कहेंगे 1 2 3, यहाँ 3 लिख देंगे, m के जगह पर 3। गुणे कहेगा स्तंभ कितने हैं 1 2 3 गुणे 3। कोई पूछेगा इसका कोटि बताइए तो 3 गुणे 3, वो उसका कोटि हो गया। फिर कहेगा इसमें अवयव की संख्या बताइए तो वही 3 गुणे 3 को गुना कर देंगे, 3 तिया 9 अवयव इसमें हो गया। इसके अलावा हमारे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। जैसे आपको एक उदाहरण दे करके हम बतावें कि इसमें यदि कोई पूछ दे आपको इसी में कि आप ये बताइए पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ उस अवयव का क्या नाम है? तो आप ध्यान दीजिए, पहला पंक्ति तो ये हो गया, पहला नंबर ध्यान दीजिए, पहला पंक्ति ये पूरा हो गया। और दूसरा स्तंभ यही हो जाएगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ कह देंगे 3, पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में जो अवयव है उसको 3 कहेंगे। फिर कोई पूछ दे आपको तीसरे पंक्ति में पहला स्तंभ क्या होगा, पहले तीसरा पंक्ति यहाँ दौड़ते हुए जाएंगे, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति।
तो ये तीसरा पंक्ति हो गया और उसका पहला स्तंभ का स्तंभ यही हो गया, इसीलिए 9 कहेंगे। कोई आपको जानबूझ कर कहेगा 833 बताइए क्या होगा, इसका ये मीनिंग हुआ कि तीसरी पंक्ति, शुरू वाले को हमेशा हम पंक्ति कहते हैं और बाद वाले को स्तंभ कहते हैं। तो तीसरी पंक्ति कहाँ है? पहला, दूसरा, तीसरा, दौड़ गए, तीनों तक हम नजर आ रहा है। 3 पंक्ति इस पर ध्यान देंगे इस लाइन में, और लेकिन स्तंभ कौन? तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो वो देखिए तीसरा कहलाएगा और तीसरा पंक्ति कहलाएगा, एक दूसरे को क्रॉस करता है यहाँ, इसीलिए इसको हम कहेंगे तीसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ वाले अवयव ये होता है। आप देखिएगा जब प्रॉब्लम बनाएंगे पहला चैप्टर का 3.1 का, उसमें यही प्रश्न है पहला। सभी बातें यही बातें हैं और यही बातें हैं, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा आपका 5। अब कोई पूछ दे आपको A22, इसका क्या मीनिंग होता है? दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ क्या होगा? दूसरे पंक्ति, ये पहला पंक्ति हुआ, दूसरा पंक्ति हुआ, दूसरा पंक्ति को नजर दीजिए, स्तंभ कौन होगा? दूसरा, पहला, दूसरा। तो मान लीजिए ये हम दूसरा पंक्ति पर ध्यान दे रहे हैं, अब दूसरे स्तंभ पर एक दूसरे को यही काटा, इसीलिए इसी को हम कहेंगे A22। तो ये हो गया हमारा 6। अब कोई आपको पूछ रहा है फिर A13, तो पहले पंक्ति में तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तो ये हो गया, तीसरा स्तंभ कौन हो गया? 1 2 3, ये हो जाएगा यानी 4। तीन मुख्य रूप से ये बातें होती है हमारे आईपीयू में। जो ये समझ में जिनको आ गया है उनके लिए आईपीयू चैप्टर जरा सा भी सोचने की बात नहीं होती है। अच्छी तरह से ये भी आप जान लें कि जब भी हम आईपीयू के जोड़, घटा और गुणा और भाग, ये जब जानकारी रहेगा उस समय हमें सबसे पहले जानकारी होना चाहिए बच्चों को कि पंक्ति क्या चीज़ है और स्तंभ क्या चीज़ है। यदि पंक्ति और स्तंभ के बारे में समझदारी हो गया कि हम इसको पंक्ति कहते हैं क्षैतिज रूप वाले को और लंबवत रूप वाले को स्तंभ कहते हैं, तो वो निश्चित इस प्रॉब्लम को जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में कतई नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि उसी समय समझाया जाता है जोड़ में कि किसको किसके साथ जोड़ा जाए। तो उस समय बच्चों को सबसे बड़ी कठिन होती है, महसूस करती है कि पंक्ति के बारे में नहीं पता रहता कि पंक्ति क्या है, पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ क्या होगा, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ अवयव क्या होगा, तीसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ अवयव क्या होगा। ये सब के बारे में नहीं जानकारी रहने के कारण वो बच्चे काफ़ी दुखी रहते हैं और हिसाब को नहीं समझ पाते हैं। तो आज के लिए हम कोशिश करते हैं कि ये बच्चे अपने अपने तैयारी करके आएंगे, उसके बाद हम पुनः अगले दिन हम इस चैप्टर का, पहला चैप्टर का प्रॉब्लम तकरीबन हम 5-6 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।